नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो करीब 200 साल लंबा है। ये समझने के लिए कि भारत के इतने विशाल संविधान की नींव आखिर रखी कैसे गई। ये कहानी किसी एक दिन की नहीं, बल्कि सदियों में हुए बदलावों की है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। संविधान, ये शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका सीधा सा मतलब है किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए बुनियादी नियमों का एक सेट। समझिए ये वो रूल बुक है जो बताती है कि सरकार कैसे काम करेगी। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि भारत के इतने बड़े, इतने मॉन्यूमेंटल संविधान की नींव आखिर रखी कैसे गई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव आता है द कंपनीज लॉज। ये वो दौर था जब भारत पर शासन करने के लिए पहली बार फॉर्मल नियम कानून बन रहे थे, और इसकी शुरुआत हुई 1773 से। देखिए, कहानी शुरू होती है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन फिर आते हैं ये कुछ खास कानून 1773 से 1833 के बीच, जिन्होंने इस कंपनी को एक ट्रेडर से एक रूलर बना दिया और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की पहली शक्ल तैयार की। तो चलिए बात करते हैं पहले बड़े कदम की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ना ब्रिटिश संसद की तरफ से कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने की पहली सीरियस कोशिश थी। अच्छा, इस एक्ट से ना दो बहुत बड़ी चीजें हुई। एक तो बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ये पद संभालने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और दूसरी बड़ी बात, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना। जरा सोचिए, यहीं से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और एक प्रॉपर जुडिशरी की नींव पड़ रही थी। अब देखिए, किसी भी पहले कानून में कुछ ना कुछ कमियां तो रही जाती हैं, है ना। बस उन्हीं को दूर करने के लिए लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया सिस्टम शुरू किया। और इसी एक्ट ने जन्म दिया द्वैध शासन को, मतलब डुअल गवर्नमेंट। अब इसका फंडा क्या था। कंपनी के जो कमर्शियल मामले थे वो अलग, और जो पॉलिटिकल मामले थे वो अलग। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश सरकार कंपनी की पॉलिटिकल पावर पर सीधा कंट्रोल रख सके, जबकि ट्रेडिंग का काम वैसे ही चलता रहे। बड़ा ही क्लेवर मूव था ये, सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, सेंट्रलाइजेशन का, यानी सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा करने का। और 1833 का चार्टर एक्ट इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इस एक्ट ने समझिए कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का नक्शा ही बदल दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, मतलब पावर का फुल सेंट्रलाइजेशन। कानूनों को एक जैसा बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बना। और हाँ, एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार भी हुआ। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और फिर आता है साल 1858, भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट। अब कंपनी का राज खत्म हो रहा था और एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। तो यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत का शासन एक कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। और इस बड़े बदलाव को दिखाने के लिए टाइटल भी बदला गया। अब गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब था भारत में ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि। और इस नए दौर के पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। दिलचस्प बात यह है कि वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसरॉय भी। चलिए अब कहानी के अगले चरण पर चलते हैं। यहां पहली बार, बहुत धीरे धीरे ही सही, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई। ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक छोटा पर बहुत ही जरूरी कदम था। तो इसकी शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल एक्ट से। 1861 का जो एक्ट था, उसने वाइसराय को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की पावर दी। ये पावर आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास है ना। फिर 1862 में पहली बार 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। और 1892 आते आते एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की भी शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि यह भारत में डेमोक्रेसी के पहले बीज थे। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की मांग तेज हो रही थी और आजादी से पहले के सबसे बड़े कानूनी सुधार हुए।
इस दौर में कुछ बहुत बड़े और कुछ काफी विवादास्पद सुधार देखने को मिले, जैसे 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने मुस्लिम समुदाय के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। इस एक फैसले का भारत की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। फिर 1919 के सुधारों से आज की यूपीएससी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव पड़ी। और एक बहुत ही जरूरी कदम 1926 में भले ही लिमिटेड तरीके से पर पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आजादी से पहले ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड कानून था। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। इसने हमारे आज के संविधान के लिए एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। बस इस नंबर को देखिए, 321। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अकेले इस एक्ट में 321 आर्टिकल्स और 10 शेड्यूल्स थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आज के संविधान के भी कई हिस्से सीधे सीधे यहीं से लिए गए हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा प्लान था। इस मिनी संविधान ने कई ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया जो आज भी हमारी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी एक्ट ने बर्मा को भारत से अलग किया और राज्यों को पहले से ज्यादा ऑटोनॉमी दी। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज नहीं बदली। असली पावर, आखिरी फैसला अभी भी लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद के पास ही था। मतलब भारत को स्वशासन का ढांचा तो दे दिया गया, पर उसकी चाबियां अपने पास ही रखी गईं। तो एक ट्रेडिंग कंपनी की रूल बुक से शुरू होकर एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक, इस करीब 200 साल के लंबे सफर ने ही आधुनिक भारत की प्रशासनिक और कानूनी जमीन तैयार की। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन पुराने ऐतिहासिक कानूनों की कौन कौन सी परछाइयां आज भी भारत के गवर्नेंस सिस्टम में साफ साफ नजर आती हैं?